नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स में। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ये एक सीरीज होगी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो पेपर आए हुए हैं यूपीएससी के, उन सीरीज को हम सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, मैंने ये चीज़ देखी है बच्चों के अंदर, वो साल 2 साल मेहनत करते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं और पेपर देते हैं तो उन्हें वो नंबर नहीं मिल पाते। वजह उनकी अप्रोच होती है। तो मैं आज आपके सामने एक सीरीज शुरू करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि पेपर को कैसे करना चाहिए, कितने हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है ये बहुत धमाकेदार होगी आप सभी के लिए। आप सभी को इसको फ़ायदा मिलेगा। जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। तो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन होंगे। एक पेपर में 40 क्वेश्चन होते हैं, तो 40 क्वेश्चन को हम मात्र 20 मिनट से कम समय में भी कर सकते हैं। और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव, और यही आपको फॉलो करना है कि पेपर में नॉलेज के साथ साथ पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, ये आपको सीखना है। शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी के पास भी होंगे। आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है कि यूपीएससी प्रीवियस पेपर है, मैथ सॉल्यूशन सीरीज है। और ये जो पेपर है शिफ्ट फर्स्ट का है, 12/12/2017 हमारी शिफ्ट है, उसका सवाल है। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, आपके पास भी होंगे सवाल, आप उधर से भी नोट कर सकते हैं और मैंने लिख भी दिया है। बस आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना है। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक और 6/7 से कम है, ये सवाल है। तो 5/8 से अधिक होना चाहिए और 6/7 से कम होना चाहिए। तो बच्चे इसमें क्या काम करते हैं कि 5 में 8 का भाग देंगे, पॉइंट में वैल्यू आएगी। 6 में 7 का भाग देंगे, पॉइंट में वैल्यू आएगी। फिर इन सबको भाग देते हैं, फिर इनके बीच की संख्या ढूंढते हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। आप मात्र इस सवाल को 10 सेकंड में कर सकते हैं, 5 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपको स्पीड आती है तो। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये सवाल, और आपको पेपर में ऐसे ही करना है। आपके पेपर के सवाल है, लिखा हुआ, आप खुद चेक कर सकते हैं। देखो करना कैसे है। इसमें बोला गया है कि जो भिन्न है वो 5/8 से अधिक होनी चाहिए और 6/7 से कम होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, आंसर तो एक ही होगा। तो हम क्या काम करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूं यहाँ पे कि 5/8 से अधिक है। और ये जो ऑप्शन है मैं इनको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको सुविधा हो समझने में। 4/7 और 5/7 और 6/7, यानी ये पूरा क्रम हो गया। इनमें से एक आंसर ऐसा है कि जो 5/8 से अधिक होगा और 6/7 से कम होगा। अभी तो मैंने दोस्तों सवाल लिखा है, सॉल्यूशन किया भी नहीं है। देखो कैसे करते हैं। 5/8 से अधिक ढूंढना है। चेक करते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। 3 पंजे 15, 8 एकम 8, तो ये तो बड़ा हुआ भाई। 3 पंजे 15, 8 एकम 8, तो ये तो छोटा हुआ। हमें तो 5/8 से अधिक देखना है, तो छोटा काटो इसको। इन दोनों को चेक करो। 5 × 5 25, 8 × 24, तो 24 तो छोटा हुआ। अरे छोटा है, हटाओ, बड़े को देखो। 7 × 5 35, 8 × 4 32, तो 32 तो छोटा हुआ, 35 बड़ा हुआ। ये भी छोटा है, हमें तो इससे बड़ा देखना है। तो ओबियसली चेक ही नहीं करना था। जब आपने 3 ऑप्शन काट दिए तो चेक ही नहीं करना था, आप टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि इसके होना मजबूरी है। फिर मैं आपको चेक कर दे रहा हूँ। 7 × 5 35, 8 × 5 40, देखो 8 × 5 40 बोला है ना, 40 बड़ा होता है 35 से। तो ये जो भिन्न है इससे बड़ी होगी। और चेक कर दे रहे हैं कि इससे छोटी नहीं है। 7 × 5 35 और 6 × 7 42, तो 42 बड़ा और ये छोटा। यानी ये जो आंसर है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो कहाँ मैंने भाग दिया इस सवाल के अंदर, लेकिन आप लोग भाग देते और इस सवाल में टाइम कैलकुलेट करते। तो ऐसे ही मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा बहुत कम कैलकुलेशन के अंदर, और आपको वही फॉलो करना है। दूसरा सवाल आप देखेंगे हम कैसे करते हैं। दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने सवाल अभी किया, बहुत जल्दी से इसको पढ़ते हैं। एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 साल औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत उम्र 16.5 से परिवर्तित हो जाती है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था। तो ये औसत का सवाल है। औसत मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बेसिक चीज़ें क्लियर करी होंगी, क्योंकि आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो बेसिक बातें आप सीखते होंगे। और इसको हम करने के तरीके एक ये भी है कि भाई 17 औसत उम्र है
पहले बच्चों की ये औसत है। अगर आप इसे ऐसे लिखोगे कि जो औसत है, औसत आयु है, पहले 17 है। बच्चे पूछे थे बच्चे कितने हैं, वो मैं बता दूंगा आपको बहुत कम समय में। और अब कितनी है औसत आयु? अब औसत आयु कितनी है? अब औसत आयु है आपकी 16.5 वर्ष। ये है 16.5 वर्ष से परिवर्तित हो जाती है। देखिए सवाल में दिया हुआ छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान करनी है सवाल के अंदर कि औसत होता क्या है। आप औसत को समझ लो। औसत का मतलब ये होता है कि जब आप चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं, तो आपका जो औसत है आ जाएगा। आप जानते हैं औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। ठीक, लेकिन औसत का सही मायने क्या है? जब आप चीज़ को बैलेंस करना सीख जाते हैं, जब आप चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं, एवरेज हमेशा बीच में आता है, और जब वो उसको बैलेंस कर देता है, वैल्यू को बैलेंस कर देता है, एवरेज की खासियत है। इस सवाल में दिया हुआ था कि जो बच्चे थे पुराने, हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो आए हैं वो 10 छात्र आए हैं, और 10 छात्र आने से उनकी जो एवरेज थी वो 16 साल थी। 10 छात्र आने से जो एवरेज थी वो 16 साल थी। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अब ये जो छात्र हैं ये 10 छात्र थे। सवाल हो चुका है, ये 10 छात्र थे। और आप एक चीज़ देखें, ये 17 है पहले बच्चों की आयु, ये 16 है, जो एवरेज है 17 है, और ये एवरेज 16 है, और बीच का कितना 16.5। तो इनके बीच तो आ गया ये। तो मैंने ये तो बोला था एवरेज बीच में होता है, और एवरेज बीच में है तो 10 इधर होंगे 10 इधर होंगे, तभी तो बैलेंस होगा। आप खुद सोचो कि आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अगर 10 छात्र इधर हैं तो 10 छात्र ही इधर होंगे। ये बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था, तो आपका आंसर हो गया 10। वैसे आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इस सवाल में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यही आपको सीखना है कि हमें अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी है पेपर के अंदर। बहुत कम समय में सवाल हो गया। इस सवाल को समझ के आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये तीसरा सवाल है जो हम करने जा रहे हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ सवाल को। अगर 3125 रुपये को 4% प्रति वर्ष की दर से 2.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी? तो कहने का मतलब ये आपसे अमाउंट और मिश्रधन जानना चाह रहा है सवाल में। और मिश्रधन का तरीका है, फॉर्मूला है, आप जानते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं, और एक बेसिक तरीका भी होता है, कंसेप्चुअल तरीका होता है। फॉर्मूला ये होता है A बराबर P/1 प्लस के R/100⁴n। आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल है तो एक बार कर देंगे। और चाहे तो आप फिर पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर आप पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे 2.5 साल का, 1 साल का, 1 साल का या आधी साल का, और दर को सॉल्व करके ब्याज निकाल कर जोड़ देंगे। लेकिन जो आंसर है वो पॉइंटों में है, और जो आप कैलकुलेशन करोगे वो टाइम टेकिंग होगी, और यही हमें नहीं करना है। और इस हमारा जो मकसद है आपको बताना ये यही है कि ऐसे सवाल को आप 10 सेकंड में कैसे कर पाओगे। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, किताबों में सॉल्यूशन है, ये भी आप जानते होंगे, किताबों में मिल जाता है, ठीक है, पढ़ते भी होंगे। लेकिन पेपर में टाइम टेकिंग क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएँ, ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा मकसद है वो यही है कि हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम, और यही हमें सीखना है। चलो देखते हैं कैसे सवाल को 10 सेकंड में उड़ाते हैं। अभी आपको ये बात पता है इस सवाल के अंदर जो दर है वो 4% है। 4% अगर 1 साल की है तो अगली साल बढ़नी है। 2.5 साल की बात है, 2.5 साल में बढ़ जाएगी दर। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, दर बढ़ती नहीं है, और चक्रवृद्धि ब्याज में दर बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि ब्याज लगता है। तो ये जानकारी आप सभी को होगी उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अब बात आती है इसको हम कैलकुलेशन कैसे करें, वो आप सुन लो ध्यान से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर आता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 4% है ये 1 साल का, दूसरी साल का भी 4% है, तो SICI पहली साल बराबर ही होते हैं। ये छोटी सी नॉलेज आपके लिए, सवाल तो हो चुका है।
4% होता है, दूसरी साल क्या होगा, ये 4 का 4 16 हो जाएगा, 4.16 हो जाएगा। तो खाली दूसरी साल 0.16 0.16 का इंक्रीमेंट हुआ है, कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 0.16 1% से भी बहुत कम हो गया। तो आप खुद सोचो, अगर आप खाली ऐसा ही लगाओगे तो 4% पहली साल का, 4% दूसरी साल का, 2.5 साल की बात है तो 2% हो जाएगा। जब 2% हो जाएगा तो ये 10% हो गया। अब अमाउंट कितनी है, 3125। जब आप 3125 पर लगा दोगे, 10% लगा दोगे, इसका आप जब 10% आप निकालोगे तो 312.5 आएगा, 312.5 आने वाला है 10% पर। और जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे थोड़ा सा फालतू आएगा। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना हमारा भाई, 3125। 3125 में हमें इसको ऐड कर देना है। किसको ऐड कर देना है, 312.5 को ऐड कर देना है। तो 0.5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3437.5, 3437.5 अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉलो करेंगे, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन पूछा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आंसर आपका इससे थोड़ा सा ही फालतू आएगा। बस कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, इसमें बस आपको समझाया मैंने ऐसा क्यों किया है। पेपर में मैं इसको ऐसे ही करता क्योंकि मुझे पता है कि इतना समय नहीं है कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो आंसर इससे बहुत थोड़ा सा फालतू आएगा, 3437 से आप ऑप्शन चले जाओ। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंपल साधारण ब्याज से ही इतना आ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा आएगा, ये भी नहीं हो सकता। बात आती है इनकी, तो मैंने कहा था बस थोड़ा सा फालतू आएगा क्योंकि 0.16 का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आप इसे टिक करके आ जाएंगे, इसमें कौन सी बात होगी सवाल में। बेकार में आप इसको पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, 4% को जब सॉल्व करोगे तो वो खुद मुश्किल बन जाएगी। भाई 4/100 करोगे, 25 1 26, 26/25, 2 बार 26/25 होगी। फिर 4 का आधा करोगे। आप खुद सोचो कि आप ओवर कैलकुलेशन करोगे, और इसमें कुछ भी नहीं था। ऑप्शन आपकी सुविधा के लिए टिक करके आ जाओ, यानी 4 4 10% होगा। आंसर इससे थोड़ा सा फालतू आएगा, आप टिक करके आ जाओ। यही आपको अप्रोच बनानी है। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा एग्जाम के अंदर कि आपने पूरा पेज भर कर किया है, या बोर्ड का एग्जाम है। बस आपको सही टिक करना है। और अप्रोच में कोई बुराई भी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ही जादू होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हल्का सा इंक्रीमेंट होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ गई बात होगी है। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। ये सीरीज का चौथा सवाल है, देखते एक बार। ये 99 सही 35/36 गुणा 72 है। तो जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि 99 गुणा 36 करेंगे, 99 गुणा 36 करेंगे, ठीक है, प्लस 35 करेंगे अपॉन 36 है ही है, और ये 72 की मल्टीप्लाई। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में इतना सवाल टाइम कहाँ रखा है कि आप 99 गुणा 36 करोगे। पेपर में इतना समय कहाँ है कि 99 36 गुणा कर पाएंगे, बहुत कम टाइम होता है। मैं आपको तरीका समझाता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि हमें कैसे सवाल करना है। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आप खुद से कर लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझो ज़रा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करें। ये 99 सही का मतलब यहाँ पे प्लस होता है 35/36 और एक मल्टीप्लाई 72। आपको क्या करना है सवाल के अंदर कि 35 है, ये 36 है, ये एक कम है, एक कम है। अगर यहाँ पे आप एक जोड़ दो, 35 की जगह 36 कर दो, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा। और जब एक बचेगा, 99 और एक 100 होते हैं, 72 इधर से गुणा करेगा तो 7200 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप ऑलरेडी समझ पा रहे हैं कि 35 में जब आप एक ऐड करोगे तो 36 हो जाएगा, और 36 से 36 कट के एक आएगा, 99 और एक 100 हो जाएगा, 100 गुणा 72 7200 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो, ये संख्या इसको कितनी बार काट रही है, ये संख्या इसको 2 बार काट रही है, और जो एक जोड़ा वो 2 गुणा 1 होता है। तो 7200 में सब जब 2 घटा देंगे तो आपको 98 आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं है कि हम इस सवाल को ट्रिक कर पा रहे हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले नंबर सिस्टम में आपको मिल जाएंगे, जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक बार मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ करना कैसे। आपको बहुत आसानी से हो गया, 10 सेकंड भी नहीं लगी। इसमें आप एक जोड़ें, जब एक जोड़ेंगे तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, इधर 99 प्लस 1 बचेगा गुणा 72, तो ये 7200 हो जाएगा। 7200 होने के बाद में इसमें हमने एक जोड़ा तो हमें एक घटाना चाहिए,
लेकिन इधर 72 लिखा हुआ है, तो 36 दूनी 72, इसे देख लेंगे कितनी बार कट रहा है और उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, तो हमें 2 घटाना है, तो 71 98 हमारा आंसर आ गया। ऐसा कोई भी सवाल आप आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। 71 98, सॉरी, इसको आंसर जो आपका 71 ऑप्शन आपका आ चुका है, 71 98 आपका उत्तर आ गया। अगला सवाल क्वेश्चन देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये, और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ए बी सी और डी द्वारा प्राप्त अंक 560 में से 420, 720 में से 560, 500 में से 415, 650 में से 485 किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। तो आप सवाल को समझ रहे होंगे कि ए बी सी डी 4 बंदे हैं, 4 बंदे होने के बाद में आपको बोला गया है कि किसका परसेंट सबसे अधिक है, और सेकंड पे कौन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि इसने सेकंड वाला पूछा है, फर्स्ट वाला पूछता तो हम नंबरों को एनालिसिस कर सकते हैं। देखो इसका जो तरीका होता है, बेसिक तरीका आप जो अपनाते, मैं आपको पहले वो बता दे रहा हूँ, फिर जो मैं सोचूंगा आपको वो बताऊँगा। आप क्या करेंगे इसमें, 420 बटे 560 गुणा 100। दूसरा आप क्या काम करते, 560 नंबर इस भाई को मिले हैं दूसरे को, और 720 करते और गुणा 100 करते। फिर आप क्या काम करते, 415 नंबर इसको मिले हैं 500 में से, और गुणा 100 करते। फिर ये होता 485 बटे 650 गुणा 100। ये आप इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर आप इनको जीरो काट के आप परसेंट निकाल सकते थे। इट्स ए टाइम टेकिंग, टाइम भी लगता है इस काम में, ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता है पहले से ही कि ये जो है ये फुल मार्क्स हैं। 560 जो फुल मार्क्स हैं उसमें से 420 इसको मिले हैं, 720 फुल, जैसे हमारा 600 का होता है इंटर में, 500 का हाई स्कूल में होता है, कुछ ऐसी है ये कि 720 फुल मार्क्स है, उसमें से 560 मिला तो परसेंट में कन्वर्ट करना है। 500 में से 415, जरा एक बार इस नंबर गौर से देखो, 500 में से 415 है, यानी फुल मार्क्स से के पास बहुत करीब है नंबर ये। 500 में से 415 है, 80% के ऊपर कूद रहा नंबर ये, आप जान रहे हो ना। 500 में से 415 है, यानी जो इसके करीब होगा, जैसे मान लो किसी को 100% मिले तो 500 में से 500 होंगे, 100% होगा, तो 500 के जितना करीब आता चला जाएगा परसेंट उतनी बढ़ती चली जाएगी। जबकि इनमें बहुत डिफरेंस है आपस में, और इसमें भी डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कम है, यानी कहने का मतलब है ये 100% के और करीब जा रहा है नंबर। तो अगर आप पूछें कि सबसे अधिक नंबर किसको परसेंट मिले हैं तो आप बेहिचक इसको टिक कर सकते हैं, सी को मिले हैं। लेकिन अब पेपर वाला बहुत चालाक है, हमसे अच्छा चालाक है, इसने पूछा दूसरे पायदान पर कौन है। ठीक है, वो चाह रहा है कि बच्चे को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। पहला तो उसे बता दिया कि पहले है, तो सेकंड पे आपको बताना है। तो आप चाहें तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करेंगे सवाल को। देखो, परसेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से सवाल को, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। देखो ज़रा एक बार, 0 से 0 कट गया, 14 × 42, 14 × 4 = 56, 3/4 का मतलब 75% होता है। ठीक, आप एक बार इसको चेक कर लो, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72, ये 3/4 है, ये 3/4 और ये 7/9 है। तो इनमें कौन सा बड़ा हुआ भाई? अगर मान लो आपको मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे कि ये जो है ये 3/4 है और ये कौन सा हुआ 7/9, इनमें कौन सा बड़ा हुआ, किसका परसेंट ज़्यादा है? तो 2 नंबर हैं, आपको बताया था पहले सवाल में, 9 × 27 और 4 × 7 = 28, ये बड़ा है, यानी ये छोटा है, ये बड़ा है। बात क्लियर होगी? पहला नंबर ये क्लियर हो गया। अभी तक हमने 3 चेक कर लिए हैं, चौथा बचा हुआ है। चौथा कौन सा बचा हुआ है? ये बचा हुआ है 600, चौथा जो बचा हुआ है 650 में से 485 वाला, यानी ये 485 है और ये 650 है। आप इनका एक बार डिफरेंस तो चेक करो, कितनी दूर जा रहा है ये इससे कितनी दूर जा रहा है। देखो अंतर देखो, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए 6, 165 का डिफरेंस है, यानी परसेंट जो है 75 से कम ही पहुँचेगा। आप खुद सोचो कि जितना डिफरेंस बढ़ता जा रहा है नंबर उतने कम आएंगे, जितना डिफरेंस बढ़ेगा नंबर उतने कम आएंगे। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसे समय जाया करो। पहले नंबर पर तो ये रहेगा,
बाद के जो 2 की फाइट हमने करी थी उसमें ये वाला बंदा आया था। तो बेहिचक आप लगाओ, इसमें पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी आप डर रहे हैं ऑप्शन टिक करने में, होगा नहीं होगा, क्लियर भी होगा बिल्कुल। ये आंसर है ना, तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सवाल बदल जाएगा तो क्या होगा। यूपीएसआई के जितने भी पेपर आए हैं, मैं आपको जितने पेपर हैं सब आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊँगा। चाहे सवाल तो बहुत सारे आएंगे, उसमें बदल बदल के सवाल आएंगे। ऐसा नहीं कि हम एक ही पेपर कर पा रहे हैं, हम पूरे पेपर जितने भी हैं, जितने भी 20 पेपर हैं, 22 पेपर हैं, जितने भी पेपर हैं, आपको हर क्वेश्चन को मैं एक अलग अप्रोच से करके दिखाऊंगा, ताकि आप समझ पाएँ कि वो जो पेपर होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे, वो 20 मिनट मुश्किल से लगेंगे आपको। ठीक है, आपको बाद मेरी बात समझ में आई? फिर आगे बढ़ते हैं, चीज़ें क्या हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रम से 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात कितना है? अब ये सवाल है, पेपर का ही है। देखते हम इस सवाल को कैसे उड़ाते हैं, धुएं में उड़ाते हैं। 54 सेकंड आपको दे रखा है, 1.5 मिनट का मतलब क्या होता है भाई? 1.5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 1.5 मिनट का मतलब होता है 90 सेकंड। 60 + 30 90 सेकंड हो गया, तो इधर 90 लिख लो। और एवरेज कितना है इनका एक दूसरे को पार करने में? 74। आप इनको क्रॉस कर दो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते, एलिगेशन से कर रहे हैं सवाल को, आप जानते भी एलिगेशन क्या होता है भाई। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 90 में से 74 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 26। 10 में से 4 गए 6, और 8 में से 7 गए 1, 16 बचेंगे, सॉरी। और 74 में से 4 में से 4 गए 0, 7 में से 5 गए 2। इनका आप क्रॉस कर दो, 4 चौक 16, 4 अब बन जाए 20। 4:5 आपका आंसर आ गया। कुछ करना आपको है नहीं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसमें गति का अनुपात पूछा है, तो जब आप समय लेते हैं, समय से एलिगेशन करेंगे तो हमेशा चाल का ही आंसर आएगा, क्योंकि ये उल्टे होते हैं और एलिगेशन उल्टा चलता है हमेशा। इसलिए हमें पास 3 चीज़ें सेम हैं, 54 है, 1.5 मिनट का 90 सेकंड है, और 74 इनका एवरेज है। तो आप एलिगेशन लेंगे तो इनकी गति का अनुपात आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, ना कुछ सोचने वाला था, और बहुत सारी बातें आप खुद भी जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं एक सवाल पर सवाल को पढ़ दे रहा हूँ। पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपये मिली, ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें। तो जो आपके तरीका होगा, मैं आपको एक बार वो बता रहा हूँ, आप क्या किस तरीके से सवाल कर पाएंगे इसको। 2400 गुणा 3 गुणा R/100 प्लस 3600 गुणा 5 गुणा R/100 इक्वल टू 1200 रुपये। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आर का मान आ जाएगा। बट इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ये आपको सारी कहानी नहीं करनी है, तो एक बार देख लेते हैं इस बात को भी हम कि डायरेक्ट कैसे सवाल को करेंगे। देखते हैं भाई, ये बोल रहा 2400 रुपये 3 साल के लिए। जब 2400 रुपये 3 साल के लिए हैं तो 24 गुणा 3 7200 तो ये हो गए, और 3600 रुपये 5 साल के लिए। तो 3600 में जब 500 की 3600 में जब 5 की गुणा करोगे तो 500 500 5 6 30, 5 3 15 और 3 18। इनको आप ऐड कर लो, 8 7 15, यानी 25,200 पे आपको ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है? 1200 रुपये का। तो 1200 अपॉन 25,200 गुणा 100% के लिए, यानी 1200 बटे 252 आ गया। आप इसमें भाग कर सकते हैं। जब भाग करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पॉइंटों में आ रहा है, तो आपको पॉइंटों में नहीं जाना है, आप खुद सोच लो। आप इसे एक काम करो, कैलकुलेशन यहाँ हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, भाग ना देकर आप इसको ओरली कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, जब संख्या पास में होती है तो इसको 250 मान लेते हैं। बात क्लियर होगी? 250 आप मान लोगे तो 250 से 4 बारी जाएगा, क्योंकि 250 चौका 1000 हो जाएगा, 250 पंजा फिर ऊपर चला जाएगा तो 4 बारी जाएगा, तो आंसर 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, 250 चौका 1000 होता है, जब 1000 होगा तो 200 बचेगा। बात क्लियर होगी? 200 में जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लगाओगे यानी 4 पॉइंट आएगा।
तो जब आपने 0 बढ़ाई तो 2000 हो गया। तो 250 नहीं होगा, 250 नहीं होगा। जब आप पॉइंट देखते हो तो जब 2000 में आप 250 को भाग दोगे तो लगभग 8 बार जाएगा, यानी आंसर जो होगा 8 के आसपास होगा। ये आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी दूर है इनसे। तो आप ऐसा क्यों सोचना आप पूरा भाग देंगे, पूरा आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आपका आंसर लाना, ऑप्शन आपकी सुविधा के लिए होते हैं। तो मैंने कहा जब संख्या लमसम में होती है, कैलकुलेशन की ट्रिक होती है दोस्तों, कि जब संख्या लमसम में होती है तो हम इसको आसपास संख्या को मान लेते हैं और इसका सॉल्व करते हैं, फिर आपको आसानी हो जाती है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन है। एक काम अकेला ए 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिलते हैं। इसमें क्रम से ए और बी की हिस्सेदारी बतानी है आपको, और ये भी बताना है कि काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। तो नॉर्मल सवाल है, बिल्कुल कोई ऐसे परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। सवाल के अंदर आपको 8 और 10 का एलसीएम लेना है। 8 और 10 का एलसीएम कितना आ गया भाई? 40। 8 पंजा 40, 10 चौक 40। अब आपको एक बात पता है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपसे दिन पूछा है तो 40/9 आना है, क्योंकि भी ये समय हो गया, ये आप जानते हैं, ये काम हो गया। मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत कुछ जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे भाई। ये क्षमता हो गया। तो काम बराबर होता है, काम बराबर समय गुणा क्षमता होता है। अगर समय निकालना, समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर काम बटे क्षमता। क्योंकि हमने जो 8 और 10 का एलसीएम लिया है तो 40 हमारा काम आ गया, इनकी क्षमता 5 और 4 आ गई है, दोनों से काम करवाना है तो समय का फॉर्मूला होता है काम बटे क्षमता। तो 40/9 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 40/9 हमारे 2 ऑप्शन में है, तो हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। तो ये 2 आंसर तो हमारे हो नहीं सकते। फिर इन्होंने एक बात और बोली है कि अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं, यानी समय इन्होंने बराबर कर दिया है, एक साथ मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं और 900 रुपये मिल रहे हैं उनको। तो जब समय हमारा समान है, जो भी समय लग रहा है, और 900 रुपये मिल रहे हैं, तो पैसे बांटने का तरीका क्या होगा? पैसे बांटने का तरीका होगा क्षमता के हिसाब से। अगर इसको 5 मिल रहे हैं तो इसको 4 मिलेंगे, इसको 50 मिल रहे हैं, इसको 40 मिल रहे हैं। तो 900 को जब आप 2 भागों में बांटोगे तो सिंपल सी बात है, ये 500 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। तरीका आप जानते हैं, अनुपात समानुपात के हिसाब से। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगले सवाल पढ़ते हैं। चलो भाई सवाल पढ़ लेते हैं एक बार बच्चों। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है, 20% का डिस्काउंट है सवाल के अंदर, और फिर भी 30% मुनाफा कमाता है। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? सवाल पूछ रहा अंकित मूल्य पर कितने % की वृद्धि की गई। तो देख लेते हैं एक बार सवाल को बच्चों। करना कैसे? एक फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य का, वो होता है 100 माइनस के डिस्काउंट %, और एक फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य का, वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट %। दुकानदार ने डिस्काउंट देकर प्रॉफिट कमा दिया तो 100 में से 20 गए, 100 में से 20 गए तो 80 आ गया, और इधर कितना है 100 प्लस 30 कितना आ गया 130। अब कितना बढ़ा दिया अंकित मूल्य? 5/8 गुणा 100, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 पंजे 125/2, 62.5 आपका आंसर आ चुका है विद इन 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर आंसर। अगले सवाल बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल। अभी हमने जो सवाल किया था वो लाभ हानि का था, ये सवाल भी लाभ हानि का है। लाभ हानि के सवाल आसान आए थे इस पेपर के अंदर, कोई मुश्किल नहीं था। ये भी बहुत आसान सवाल है, मैं आपको करके दिखाई दे रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, आप देखेंगे सवाल को कि लागत मूल्य CP होता है, तो 10 गुणा CP किसके बराबर है? 5 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP/SP बराबर 5/10। 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया 1 पर। तो आप जानते हो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत जो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है भाई, ये आप जानते हो। तो 1/1 गुणा 100
100% हमका आंसर आ गया हमारा। ये आसान सवाल था। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं फटाफट से हम। बच्चों ये जो सवाल है ये अलजेब्रा बेस्ड सवाल है जो आपके पेपर में है, और इसमें बहुत सिंपल तरीका, फॉर्मूला में मत जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये x का मान 1 है और z का मान 3 है। इसमें आप पुट कर दो वैल्यू को। x का मान 1 है और z का मान 3 है, इधर y लिखा हुआ है तो इधर ये y होगा, कुछ समय थोड़ी सी मिस्टेक है, ये y है। y अपॉन z बराबर 1/3, तो y की क्यू प्लस z क्यू, ये भाग का निशान है, y क्यू माइनस z क्यू। तो y का जो वैल्यू है वो 1 है और z का वैल्यू कितना है 3। आप वैल्यू पुट कर दो। 1 का क्यू 1 होता है प्लस 3 का क्यू 27 होता है, अपॉन 1 का क्यू 1 होता है, 3 का क्यू 27 होता है। तो 27 और 1 28, और 27 में से गए 26। जब आप डिवाइड करोगे ये 2 से कट जाएगा 14 बार, ये 2 से कट जाएगा 13 बार, माइनस लगा हुआ है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया है। अब अगला सवाल देखते हैं सवाल। ये जो सवाल है ये मिश्रण का सवाल है, एक बार पढ़ लेते हैं। किस अनुपात में 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9.80 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। सिंपल सवाल है, एलिगेशन है, काफ़ी सिंपल सवाल है। कर देते हैं बहुत जल्दी से इस सवाल को कि 8.30 लिखा हुआ है, इधर 9.80 है, और जो एवरेज वैल्यू है वो 9 है। तो आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 9.80 में से जब 9 को आप घटाएंगे तो 0.80 आएगा, और 9 में से जब 8.70 घटाएंगे तो 0.70 आएगा। आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 सब कुछ कैंसिल हो गया, तो 8:7 आपका आंसर आ चुका है। आप नोट कर लीजिए सवाल को, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सवाल है प्रायिकता से जुड़ा हुआ है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर पेपर के अंदर, अगर पेपर को स्टडी करो आप, हर पेपर के अंदर प्रायिकता, क्रमचय, संचय सवाल आपको मिले, और काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन है। तो मेरी एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी ही जो क्रमचय, संचय और प्रायिकता को लेकर होगी। अभी हम इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं कि एक थैले में 7 लाल तथा 3 नीली गेंदें हैं। बिना प्रतिस्थापन के थैली में से एक के बाद एक 2 गेंदें निकाल ली गई हैं। कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंग की गेंदें हों? तो फ्रेंड्स आप ये जवाब जानते हैं कि जो गेंदों की संख्या वो कुल कितनी है। मैं आपको बताता हूँ कुल गेंद कितनी है। कुल गेंद हैं 7 + 3 = 10। जब आप 10 गेंदों में से 2 गेंद निकालेंगे तो कुल संभावना है 10C2। ये कुल संभावना होती है, कुल संभावना है 10C2। ठीक, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि उन दोनों गेंदों में प्रत्येक गेंद अलग अलग रंग की हो। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब 7 लाल हैं तो 7 लाल में से आपको एक गेंद निकालनी होगी, तो इसको लिखेंगे 7। प्रायिकता जो होती है, मैं बता दे रहा हूँ प्रायिकता क्या पूछेगा। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है जो आप चाह रहे हैं वो लिखो, अपॉन वो लिखो। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि 7 में से जब आप एक निकालेंगे तो 7C1 होगा। दूसरा 3 में से जब आप एक निकालेंगे 3C1 होगा, अपॉन 10C2। तो प्रायिकता ये होती है, प्रायिकता बराबर जो आप घटनाएं चाहते हैं वो अपॉन कुल घटना कितनी है, ये इसका तरीका होता है। जब 1 होता है तो डायरेक्ट कर देते हैं इस सवाल को हम, 7C2 होगा यहाँ पे, सॉरी। तो ये हो जाएगा 7 × 3 अपॉन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 × 9 अपॉन 2, ये सॉल्व हो जाएगा इसका। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 9, और 7/15 इसका आंसर आ चुका है। प्रायिकता को हम जब देखते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है जो आप घटना चाहते हैं वो अपॉन कुल घटना। ये मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे ये C का क्या होता है। तो ये NCR होता है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, ये फैक्टोरियल का निशान है, इनटू फैक्टोरियल N - R। तो ये संचय का फॉर्मूला होता है जब आप संचय करते हैं, और ये प्रायिकता में यूज होता है। ठीक है, संचय का फॉर्मूला प्रायिकता के अंदर यूज होगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये सवाल कैलेंडर का है, और आपके पेपर में अगर आप पेपर स्टडी करते हैं तो हर पेपर में 2 सवाल कैलेंडर के हैं। हर पेपर में 2 क्वेश्चन हैं कैलेंडर के, और कैलेंडर को ऐसा टॉपिक नहीं कि बहुत मुश्किल हो, यानी 2 क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर पाएंगे। देखते हैं सवाल को क्या कहना चाहता है कि पहले 5 महीनों के लिए
विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष हो। तो मैं आपको दो जानकारी दे रहा हूँ, वैसे आप बच्चे जानते होंगे कुछ बातें। विषम दिन का मतलब ये होता है, विषम दिन जैसे जनवरी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो सप्ताह बनाने के बाद में, सप्ताह बनाने के लिए 7 से भाग देंगे, वीक होता है 7 दिन का होता है। जब हम सप्ताह बनाएंगे तो सप्ताह बनाने के बाद में जो दिन शेष बचेंगे, जैसे 3 दिन शेष बचे, इनको ही हम विषम या अतिरिक्त दिन बोलेंगे। ये विषम या अतिरिक्त दिन ही होते हैं, यानी वीक बनाने के बाद में महीने के अंदर जो दिन काउंट होते हैं वो विषम होते हैं। और विषम दिन 1 से लेकर 6 तक होते हैं, क्योंकि जैसे ही 7 दिन आएंगे तुरंत वीक बन जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात है इसमें अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष का मतलब फरवरी 29 की है, और फरवरी 29 का मतलब है जो साल है वो 366 दिन की है। ये इसकी बात है। अब ये आपको जो बेसिक नॉलेज मैंने बता दी है, पहले 5 महीने के लिए विषम दिन काउंट करने हैं। तो हम जानते हैं जनवरी में 3 होता है, फरवरी 29 की है तो फरवरी में कितना बैठेगा, 1 बैठेगा, क्योंकि 29 की है, 7 चौक 28, 1 बचेगा। मार्च में कितना बैठेगा, मार्च में 3 बैठेगा। मार्च के बाद अप्रैल में कितना बैठेगा, अप्रैल में 2 बैठेगा। और हमें 5 महीने काउंट करने हैं तो 1 महीना मई बचा है, तो मई में कितना बचेगा, 3 बचेगा। इनको हम जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, ये कुल 12 है। जब इन 12 दिनों में आप भाग करोगे 7 का तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा, और ये ही विषम दिन है और यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल को, जो आज हमारा आखिरी सवाल है, एक बार पढ़ते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति 2 गुनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। आमिर की गति ज्ञात करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है, ये जो टाइप है, इस टाइप के सवाल आपको आने वाले पेपर में मिलेंगे, और वो अच्छे सवाल होंगे। ये फिर भी आसान है सवाल, इसमें आपको समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको कैसे करना है। कि इसमें एक चीज़ दे रखी है कि आमिर अपनी गति को 2 गुनी कर देता है। अगर हम आमिर की गति की ही बात करते हैं, आमिर की गति पहले कितनी है और अब कितनी है, हम आमिर की बात कर रहे हैं, गति की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, आमिर की बात कर रहे हैं। आमिर अपनी गति दुगनी कर देता है, इसका मतलब पहले गति 1 है, अब इसकी 2 है। जब गति बढ़ा देगा तो आप जानते हो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये उल्टे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो समय कितना होगा, समय होगा 2:1। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इनको आप ऐसे रिवर्स कर देंगे, विपरीत कर देंगे, तो जो गति है और चाल एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और बोली गई सवाल के अंदर, दूरी तो 60 किलोमीटर है ही है। इन्होंने बोला है कि अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर दे तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। पहले कितना समय ले रहा था, 4 घंटे अधिक। अधिक का मतलब ये होता है कि उसकी गति कम है। भाई कोई समय ज़्यादा ले रहा बंदा, कुछ समय 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है किसी से, तो इसका मतलब है कि पहले उसे वो समय कवर करना पड़ेगा 4 घंटे का। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले तो 4 घंटे कम ले रहा है, फिर 4 घंटे अधिक ले रहा है, फिर 2 घंटे कम ले रहा है। तो ये जो कुल इसका जो बदलाव हुआ समय का वो 6 घंटे का हुआ। 4 घंटे जो लेट था पहले वो कवर करेगा, 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, तो जो कुल डिस्टेंस बनती है चाल के बदलने से वो 6 घंटे का अंतर आता है। और यहाँ जो अंतर आया है, यहाँ जो अंतर आया है वो 1 आया, तो 1 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 6 होगी। जब 1 की वैल्यू 6 होगी तो इस 2 का मान कितना होगा, तो इस 2 का मान होगा 12। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आमिर का समय है, जो आमिर का समय है वो 12 घंटे है। और ये 12 घंटे कब था, जब अपनी मूल चाल में था। तो आमिर की गति का मतलब है आमिर की पहली वाली गति पूछना चाह रहा है। तो दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी 60 किलोमीटर है। जब दूरी 60 किलोमीटर है तो आपसे चाल पूछी है, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हम समय निकाल चुके हैं, दूरी है इसकी 60 किलोमीटर, समय है 12,
तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ऑप्शन ए आ गया। तो हमें इसको बहुत आसानी से करवाए, ये समय वो है जो मुझे आपको समझाने में लग रहा है। अगर मैं खुद सवाल करूं तो मात्र 10 सेकंड ही लगेंगे। दोस्तों आज के भी वीडियो में हमने ये चीज़ देखी है कि हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस अप्रोच के माध्यम से हम सवालों को कम टाइम में कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको किसी सवाल में डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को मेंशन कर सकते हैं जहां आपको डिस्कस करना है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं उस सवाल को डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मेरा पार्ट 1 है, ये जो सीरीज का पार्ट 1 है, ये आप सभी को क्लियर हो रहा होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, कि बहुत आसान चीज़ें होती हैं। ये 15 सवाल का एक वीडियो था। जो 25 सवाल बचे हुए हैं वो पार्ट 2 में आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे और उम्मीद है मुझे कि आप इस वीडियो के माध्यम से खुद को ग्रो कर पाएंगे, बहुत जल्दी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और जो टाइम हमें बचाना है पेपर के अंदर, वही बचाना है। यही मेरा मकसद है कि हम सब कुछ जानते हुए भी, हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। तो मेरा मकसद बच्चों यही है कि आप इस अप्रोच का फ़ायदा उठाओ, इन चीज़ों को एनालिसिस करो और आप पेपर करने बैठो। आपका जो स्कोर है, अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 भी आ सकता है, 39 भी आ सकता है, 38 भी आ सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना सीख रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये मेरी गारंटी है और ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।